Very good morning to all of you. This is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था दैट वाज 1/4πε0k Q1 Q2/R। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम सभी लोगों को क्लियर है? यहां तक सारी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? अगर ये सारी बातें हम लोगों को क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूं, हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज 1/4πε0k Q1 Q2/R। अब आगे की कहानी देखें, सभी लोग ध्यान से देखिएगा ऑन द बोर्ड, राइट? लुक, सपोज करिए ये एक ट्राइंगल, मैं चाहता हूं तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3, ये तीन चार्जेस हैं। यानी मैं चाहता हूं कि Q1 चार्ज इधर रहे, Q2 चार्ज इधर रहे, Q3 चार्ज इधर रहे। यानी मैं एक ट्राइंगुलर सिस्टम बनाना चाहता हूं। कैसा सिस्टम बनाना चाहता हूं? ट्राइंगुलर सिस्टम बनाना चाहता हूं, जिसमें यहाँ एक जगह Q1 है, एक जगह Q2 है और एक जगह Q3 है, राइट? मैंने मान लिया, आप लोगों को बोर्ड पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है जो मैं बना रहा हूं? बोलो ना, मूड तो हिला दो, कम से कम दिखाई दे रहा है आप सभी को प्रॉपर बोर्ड पे मैंने जो बनाया है वो? बोलो। ओके, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो, रुको एक सेकंड, मैं आप चाहें तो दोबारा बना देता हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफी लोगों के मुंह टेढ़े रह रहे हैं, नेक्टो को बात ना है। ये देखिए अब ठीक है, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब ठीक है? ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये तीन चार्जेस ऐसे रखे रहें। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक? कल मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4πε0k Q1 Q2/R। ऐसा मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? अब मुझसे कहा जा रहा है कि ये जो ट्राइंगुलर सिस्टम है ना, इस पूरे की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। क्लियर? इस पूरे ट्राइंगुलर सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो भैया हमको नहीं मालूम और अपन ज्यादा समझते नहीं है, हमको केवल ये मालूम है, हमने दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, है ना? U बराबर 1/4πε0k Q1 Q2/R। तो अपन क्या करते हैं, किन्हीं दो चार्जेस के बीच की अगर निकालनी होती तो आप निकाल लेते ना, कि नहीं निकाल पाते? तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले इन दो चार्जेस के बीच की निकाल लेंगे। मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U1 है, फिर मैं इन दोनों को निकाल लूंगा, इन दोनों के बीच की, ये मैंने मान लिया U2 है, फिर मैं इन दोनों के बीच की निकाल लूंगा, ये मैंने मान लिया U3 है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी हो गई? टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई पूछे इस सिस्टम की कितनी हो गई, तो मैं बोल दूंगा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। सही जा रहा हूं मैं? U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। सीन क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो, अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो U बराबर, गौर से देखिएगा सभी लोग, U बराबर U1 पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से चार्जेस के बीच में, जरा देख के बताओ कौन कौन से चार्जेस हैं? Q1 और Q2 के बीच का, है ना? तो फॉर्मूला लगाया मैंने 1/4πε0k, Q1 की जगह Q1 ही है, Q2 की जगह Q2 है और R की जगह क्या है? R1। स्टेप समझ में आया भैया? U1 कैसे निकाला मैंने? फिर प्लस, ऐसे ही मुझे U2 निकालना है, तो U2 इन दोनों के बीच की है, तो इन दोनों के बीच का हो जाएगा 1/4πε0k Q1 Q2। तो Q1 की जगह Q2 है और Q2 की जगह Q3 है, यानी ये हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस इनके बीच की R2। क्या बात पल्ले पड़ी भैया आप लोगों को? बोलो बोलो बच्चों। प्लस अब मुझे U3 चाहिए, तो U3 इन दोनों के बीच की हो गई, तो 1/4πε0k, है ना? Q1 Q3, ये Q3 Q1 लिख दो, बात एक ही अपॉन R3। उम्मीद करता हूं आप लोगों के ये बात दिमाग में अटक गई होगी। अटक गई? नहीं अटक गई? बोलो, अटक गई? आगे बढ़ता हूं, तो U बराबर क्या कॉमन आ रहा है सभी में? 1/4πε0k कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा? Q1 Q2/R1 प्लस Q2 Q3/R2 प्लस Q1 Q3/R3। ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ट्राइंगुलर सिस्टम हो या मान के चलो किसी भी प्रकार का सिस्टम हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर स्क्वायर शेप का सिस्टम हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सभी में तरीका यही होता है निकालने के लिए।
क्या मेरी बात समझ गए? 3 चार्जेस के लिए मैंने निकाल के बता दिया। ट्रायंगुलर सिस्टम के लिए आप जिसके लिए चाहें उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ट्रायंगुलर सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, +q, +2q और -4q। ये मैंने यहां पर 3 चार्जेस बना दिए हैं, ठीक है जी। ये मैंने 3 चार्जेस बना दिए हैं ऐसे, +q, +2q और -4q, ऐसा बोल रहे हैं। 3 चार्जेस हैं, +q, +2q और -4q। और ये कह रहा है दे आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल का नाम है ABC और ABC ट्राइंगल पर A पे +q चार्ज रखा है, B पे +2q रखा है और C पे -4q रखा हुआ है। क्लियर? और कह रहा है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मुझे मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं और किसी एक साइड का लेंथ वो a मीटर दे रहा है। तो जब ये a है तो ये भी a है और ये भी a है। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? तो आगे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कहानी समझ में आ रही है? इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहता है बेटा वो हमसे। U बराबर, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? बढ़ू आगे? हाँ, फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लें सभी लोग। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 3 चार्जेस है, +q, +2q, -4q। दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, राइट, ऑफ साइड a मीटर। अब इक्विलेटर की एक साइड a मीटर है तो बाकी की भी a होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो उसने मुझसे पूछा है कि भैया इस पूरे ट्रायंगुलर सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो करो भैया शुरुआत। ट्रायंगुलर सिस्टम अभी अभी हमने देखा था। इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q1, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q2, इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q3। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, देना है दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया और इसको R3 नाम दे दिया। सीन क्लियर बॉस? बोलो भैया। तो चलो चमका रहा हूं मैं इसे, ध्यान से देखेंगे। अभी अभी मैंने ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है, U बराबर, चाहो तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली कर लो, तो U1 + U2 + U3, ऐसे तो निकालते हैं। बोलो U1 + U2 + U3, है ना। तो U बराबर U1 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R1 + 1/4πε0 K Q2 Q3 अपॉन R2 + 1/4πε0 K Q3 Q1 अपॉन R3। यही तो फॉर्मूला था भैया, था कि नहीं था? है ना। तो देखिए U बराबर 1/4πε0 K तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया Q1 Q2 अपॉन R1 + Q2 Q3 अपॉन R2 + Q3 Q1 अपॉन R3। डायरेक्ट भी ये चिपका सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1/4πε0 K, चलो भैया वैल्यू रखो। Q1 Q2, Q1 कितना है? Q1 अपना Q है और Q2 अपना 2Q है, तो Q × 2Q अपॉन R1 कितना है? A। स्टेप समझ में आ गया भैया सभी को? बोलो भैया, सीन क्लियर है ना? आगे बढ़ो। ओके, Q2 Q3, Q2 है 2Q और Q3 है -4Q। Q2 की जगह 2Q, Q3 की जगह -4Q डिवाइडेड बाय R2, R2 A है, प्लस Q3 Q1, Q3 अपना -4Q, Q1 है अपना Q अपॉन R3 A है। क्लियर है? बोलो भैया, चलूं आगे। तो U बराबर आपका हो गया बेटा 1/4πε0 K। A LCM आ जाएगा भैया, A LCM आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2Q × Q, 2Q², बोलो। -4Q का प्लस के 2Q से करोगे, -4 का 2 से करोगे -8 और Q × Q Q², -8Q² हो जाएगा ये, बोलो।
-8q² का इस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो -8q²। स्टेप क्लियर है भैया? बोलो। -4q का q से करोगे तो माइनस का 4q², इसका प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4q²। क्या बात पल्ले पड़ गई? बोलो भैया। तो आगे बढ़ता हूं, अगले स्टेप की तरफ चलता हूं। तो u बराबर बेटा अपना आ गया 1/4πε0k x प्लस एक्स 2x, है ना? है ना? इसी तरीके से -8q² और -4q², तो माइनस का 12q² हो जाएगा, है ना? माइनस का 12q² और प्लस का 2q², तो माइनस का 10q², है ना? तो माइनस का 10q² अपॉन ए। ऐसे लिख दोगे आंसर तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? और सुने, पट्टन ने k की वैल्यू हमको कुछ दी नहीं है, तो k की जगह 1 रख दूं एयर के लिए, तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4πε0 10q² अपॉन ए। अब बात आती है माइनस का, आऊंगा तो माइनस मैंने यहां लगा दिया, क्लियर? ये भी आंसर लिख सकता हूं। और आगे बढ़ाना है तो 1/4πε0 की जगह 1/4πε0 की जगह 9 लिख के आगे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? बोलो भैया, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो कुर्ती में। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखा। अब न्यूमेरिकल के बाद अगली कहानी आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, है ना? यानी जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, राइट? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये पूछ रहा है, और वो साथ में ये भी पूछ रहा है कि ये भी बताओ कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो कब डायपोल स्टेबल पोजीशन में होगा, कब अनस्टेबल पोजीशन में होगा, कब स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। ये काफी सारी बातें आपसे पूछ रहा है, पर हमारे दिमाग में कछु घुस ना रहो। सही बोल रहा हूं ना? क्लियर? पतनाने का बतरा है वे चिपटे हैं, क्लियर? तो सारी चीजें नहीं तेल लेने, मूड में पीर होती है, क्लियर? लेकिन कमीनो एक दो दिन पहले का कल शनिचर उतारा तो बाद ना मैंने बताई थी पोटेंशियल एनर्जी, बहुत डिटेल में बात की थी आपसे। है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, होती नहीं होती? मतलब होती है कि नहीं होती? मैंने आपको कहानी सुनाई थी, सब कुछ डिटेल में बताया था। मैंने बताया था कि भैया ये एक छत है, कुछ भी मान लो, जमीन है, जमीन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठा के यहां ले आया, है ना? तो एक स्पेसिफिक पोजीशन में ले आया, है ना? तो इस टाइम इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? और ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां तक ले जाने में किया गया? अर्थ के सरफेस से लेके इस हाइट तक ले जाने में किया। सही बोल रहा हूं ना? है ना? तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलूंगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस खंडा ये स्टोन, पैबल, ककरा, कुछ भी बोल दो, क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्टोन इन दिस पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is done in taking this stone from the surface of the earth to this height. Got it? नहीं बस समझिए, यानी इस पोजीशन में इस स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होगी जो उसे अर्थ के सरफेस से इस हाइट तक लाने में किया गया। नहीं आई? बोलो बबुआ, क्लियर है ना? तो किसी भी सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उसे उसकी एक्चुअल पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन तक लाने में किया जाता है। क्या मैं बात उम्मीद करूं पल्ले पड़ गई? ये सब बता चुका हूं मैं आपको, बहुत डिस्कस किया था मैंने पिछले टर्न पे पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो आज हमें इसी सिलसिले में कुछ एक बातें करनी है। तो कुछ पहले जनरल बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में बिठा रहा हूं, क्योंकि वो अभी क्वेश्चन के एंड में इसको जब समझाऊंगा तो यूज आएगी, तो आप थोड़ा सुने। एक बात बताओ, एक बंदा है और कोरोना चल रहा है, वहां को ऑक्सीजन लेवल बड़ा डाउन है, मतलब निबटे हुआ है। सही बोल रहा हूं है? अब वो बंदा ऐसी सिचुएशन में है तो वो चलता फिरता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा, या एक ही जगह बैठा रहेगा? एक ही जगह बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा। स्टेबल पोजीशन में होगा या इधर उधर भागता फिरता, यानी कि अनस्टेबल पोजीशन में होगा? स्टेबल पोजीशन में होगा, एक ही जगह पड़ा रहेगा, आंखें हिलते रहेंगी बस, को आएगो को चलो। सही बोल रहा हूं?
बोलो, है ना। यानी अगर किसी बंदे के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, ये मान के चलो, आप एक बार बताए, स्टेबल पोजीशन में धरा हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है। वेरी गुड। यानी अगर किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होगी तो वो बॉडी स्टेबल पोजीशन में होगी। ठीक है, कैसी पोजीशन में होगी? स्टेबल पोजीशन में। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत भरपूर है, मैक्सिमम है, तो वो बॉडी अनस्टेबल पोजीशन में होगी। तुमने घर में देखे होंगे छोटे छोटे बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 साल के, बिना तुम चुपचाप ते कुर्सी पे बिठा दे, बोले बैठा रहियो, सही बोलो, बैठो रहते हुए का कम बखत न चैन ले, हाँ न लैन दे। क्लियर, समझ में आ रही है बात? इतने बितने हिलता डुलता ही रहेगा, भयत रहेगा, इतने बितने होता है कि नहीं होता? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, और जब भी किसी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है तो वो बॉडी अनस्टेबल पोजीशन में होती है। सीन क्लियर? सीन क्लियर है? अगली बात आपको बता दो, आपको मैच देखा आप लोगों ने? सचिन ने सेंचुरी कर ली। हाँ, कहीं जो कह रहे हैं सचिन कहाँ खेल लो, बाने तो संन्यास ले लो। अरे घर में खेल रहा था तब, घर की रिपोर्ट बता रहा हूं उसके। क्लियर? तो उसने सेंचुरी कर ली। सेंचुरी कर ली यानी 50 रन कर ले, 100 कर ले, 100। अच्छा, जानता हूं मतलब, अंडरस्टूड है। अगर किसी ने सेंचुरी पूरी कर ली तो जाका मतलब माने 100 रन पूरे कर ले। सही बोल रहा हूं ना? सेंचुरी बोले तो अंडरस्टूड है 100 को 50 नहीं कह हो जाए, को 125 नहीं कह हो जाए, 100 ही कह हो नहीं कह हो। सेंचुरी बोले तो 100। क्लियर? चलूं आगे फिर। अच्छा, इससे पहले और थोड़ा सा सुने ध्यान से। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? पढ़ा था ना? लेकिन बेटा जब रोटेशनल मोशन होता है, आज का क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट ऑफ द डे, कम ऑन बी रेडी। क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? माधव गुप्ता, या बोल। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, रॉन्ग आंसर। एकता तोमर, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही बोला ना एकता आपने? सॉरी एकता, रॉन्ग आंसर। तेजस्वा, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी तेजस्वा, रॉन्ग आंसर। प्रभा, सॉरी प्रभा, सॉरी। शिवानी दागरे, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। सॉरी, माइक ही ऑन नहीं कर रहे ये लोग। कनिष्क भदौरिया, या तो वीडियो ऑन करो तभी पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। बोलो, हैं? सॉरी। अरविंद बघेल, कम ऑन। टॉर्क इंटू थीटा, थीटा क्या है यहां? सॉरी। इब्राहिम खान, या चलो अमन खान, दोबारा बोलो पूरा। मतलब वर्क का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? चलो हटो, और बताएं। शिवम परमार, कम ऑन। आए तो जद्दोजहद हुई भाई साहब। हाँ, टॉर्क इंटू थीटा क्या है? पूरा बोलो। मजा नहीं आ रहा, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं मानूंगा मैं। सतीश सिंह तोमर, नो। थीटा वेक्टर जानना चाहता हूं क्या है। हाँ, खुशी शाकिर,
हाँ, दिस इज द राइट आंसर, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? खुशी अपना वो पहुंचा देना, फोटो पहुंचा देना, है ना, और स्टूडेंट ऑफ द डे लिख देना, सर आज की स्टूडेंट ऑफ द डे मैं हूं। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर? द राइट फॉर्मूला इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कुछ लोग पहुंच गए थे काफी क्लोज, डिस्प्लेसमेंट चला दूंगा। क्लियर? या कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने ये भी बताया टाउ इंटू थीटा, काफी हद तक सही पहुंच गए थे, लेकिन थीटा नहीं बता पा रहे थे, और कईयों ने नोट्स में देख के बता दो, ज्यादा चिरमंटी कर भी जरूरत ना, समझ गए? क्लियर? इधर सुने, वर्क डन आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, 11th में ये चीज पढ़ाई जाती है नॉर्मली। जैसे समझिए इस बात को, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया है ना, फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद सीधा जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो वर्क के लिए फॉर्मूला लगेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, वो घूम रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वर्क का फॉर्मूला हो जाता है टाउ थीटा, यानी फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, डिफरेंशियल के फॉर्म में इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, dw बराबर टाउ डी थीटा। ये 11th का फॉर्मूला है। क्लियर? आप लोग चाहें तो लिख लें इसको अपने 11th वाले पार्ट में जो मैंने बताया था, है ना, dw बराबर टाउ डी थीटा, है ना, ऐसे लिखना। फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, ऐसे लिखो, फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, dw बराबर टाउ डी थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं w बराबर टाउ थीटा। हो गया सभी का? मिटा दो, मिटा दो, हो गया होगा, चलो हटाओ, खत्म करो कहानी। अब सुने मेरी बात, आगे की कहानी, ठीक है? अच्छा, चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वहां टॉर्क का फॉर्मूला प्रूव किया था आपने, याद है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, याद है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, है ना, वो फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा यहाँ। चलो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? लुक एट द बोर्ड एवरीवन। तो आप मुझे जरा बताएं, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिखाई दे रही है सभी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर तरीके से? बोलो। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये इलेक्ट्रिक डायपोल। इन फिगर देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे जो फिगर बना रहा हूं आपको साफ सुथरा नजर आ रहा है? बढ़िया, बोलो, आ रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको बताना है ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है वो कितने डिग्री के एंगल पे रखा है? जल्दी बताओ फटाफट। 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला, और दिमाग में उतार लो, जिस प्रकार जब सेंचुरी होती है तो सचिन के 100 रन पूरे होते हैं, इसी प्रकार जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है तो ऐसी पोजीशन को स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी कोई टेक्निकल बंदा अगर आपको ये बोले कि भैया एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टैंडर्ड पोजीशन में रखो, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखो। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड पोजीशन बोले तो 90 डिग्री। गॉट इट गाइज एवरीवन? स्टैंडर्ड पोजीशन बोले तो 90 डिग्री। सीन क्लियर? चलो, अच्छी बात है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, अब अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन मैं करूंगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सपोज करो मैं इसे घुमा के ऐसे कर दिया घुमा के। देखो मैं फिगर में दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो देखो, अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो ये हिस्सा अगर सरक के जैसे यहां आ गया तो ये हिस्सा सरक के इधर आ जाएगा। बोलो, यानी नजारा ऐसो है जागो नहीं है जागो। बोलो, है जागो कि नहीं है जागो? पहले ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन अब मैंने मान के चलो ये कौन से एंगल पे आ गया? थीटा डिग्री के एंगल पे आ गया। पहले एंगल कितना था? 90, बाद में कितना हो गया? थीटा, राइट? तो मैंने इसे घुमाया। किसको घुमाया? इलेक्ट्रिक डायपोल को। रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है ना?
और सुनो, जब मैंने इसे घुमाया तो मैंने वर्क डन किया, वर्क डन किया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिसन एवरीवन, लिसन, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं जो मैंने मार्कर रखा है, दिख रहा है आपको मार्कर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन, एनी पोजीशन का मतलब इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सही बोल रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है ना? तो अगेन आई रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन is equal to the amount of work done which is done in bringing that dipole from its standard position to that position. Clear? फिर से सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उसे स्टैंडर्ड पोजीशन से उस पोजीशन तक लाने में किया जाता है। नहीं, बस समझ में आ रही बात? अगेन आई रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक, आप क्या निकाल रहे हो? हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल की। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है कब? किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में ही तो है, इस पोजीशन में ही तो निकाल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन, ये इसका वैल्यू हुआ। समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is done in taking that dipole from its standard position to that position. ये वाली जो पोजीशन है इसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं ना, 90 डिग्री वाली। डेफिनेशन पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी पहले तो मुझे ये बताओ। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? अगेन आई रिपीट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन is equal to the amount of work done which is done in taking that dipole from its standard position to that position. Got it? समझ में आई बात? क्लियर? थोड़ा सा इसे और हल्का सा बढ़ा रहा हूं आपको, है ना? जैसे मैंने इसमें छोड़ दिया, अभी तक नहीं बताया, अब बताऊंगा। वो जो बता रहा हूं अब मैं एडिशनल वो लिख दिया तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। सुनो, कम ऑन, व्हाट इज दिस? आप बोलो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन। लेकिन ये जो पोजीशन ले रहा है वो कहां ले रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो सारे क्रम है। तो दोबारा बोल रहा हूं, potential energy of an electric dipole in any position in the electric field is equal to the amount of work done which is done in taking that dipole from its standard position to that position. नहीं बात समझना? सीन क्लियर है बॉस? बोलो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की किसी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उसे स्टैंडर्ड पोजीशन से उस पोजीशन तक लाने में किया जाता है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल in any position is equal to the amount of work done which is done in taking that dipole from its standard position to that position. क्या मैं उम्मीद करूं पल्ले पड़ गया हम सभी को? पक्का? अच्छे से डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे, तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो इसे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस डेफिनेशन को समझ गए। अब हम लोग इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इसे प्रूव करने जा रहे हैं। हम लोग करें प्रूव? ठीक है, तो सभी लोग अपने हाथ नीचे कर लें, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो मैंने देखा अभी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये मुझे समझ में आता है सभी को। तो आगे देखिए, du बराबर वर्क डन। चूंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है dw बराबर टाउ डी थीटा। उम्मीद करता हूं बात बीच में अटक गई होगी। क्लियर है? ओके, तो लिसन एवरी, ये आया है स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मुझे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन कर दूं, है ना? टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन कर दूं। तो मैंने बढ़िया सुंदर सा इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अच्छा, अब टोटल भी कहां से कहां तक का टोटल निकालना है। तो भैया पहले कितने डिग्री के एंगल पे था बताइए जरा? डायपोल कितने डिग्री के एंगल पे था? 90 पे था। अब कितने पे आ गया? थीटा पे। यानी 90 से लेके थीटा एंगल तक लाने में वर्क डन निकालना है हमें, है ना? तो हमको 90 से शुरुआत करनी है, 90 डिग्री के एंगल से लेके थीटा डिग्री के एंगल तक का वर्क डन निकालना है। स्टेप समझ में आया आपको? बोलो। तो बस एक स्टेप अगला और समझ लीजिए, उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन रह जाएगा। तो भैया मैं तो बचपन में जो पढ़ दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x मैंने कुछ जमाने में सुनी थी, तुमने सुनी नहीं सुनी? तो इंटीग्रेशन और du अपना हो गया u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 90 टू थीटा
टाउ बराबर मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा था टी साइन थीटा, बाकायदा मैंने प्रूव करवाया था आपको। डी थीटा भैंसों की भैंसों। बोलो भैया सीन क्लियर है? बोला जाइयो। u बराबर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, तो बाहर फेंकू, किसको फेंकू बाहर? पीई। पीई बाहर फेंक जाएगा, तेजस्वा फेंक जाएगा कि नहीं फेंक जाएगा? तो पीई मैंने बाहर फेंक दिया, तो अंदर बच गया बेटा साइन थीटा डी थीटा। क्या बच गया अंदर? साइन थीटा डी थीटा। राइटिंग तो नहीं लग रही घसीटा? ओके, तो u बराबर पीई। इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तो आपको फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स। ऐसा बतलाया था नहीं बतलाया था? बोलो बतलाया था ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आ गई 90 टू थीटा। ओहो, आगे बढ़ो। तो u बराबर साडा हो गया पीई। अब मुझे जहां मैं कछु ना दिख रहा हूं तो मैं यही लगाऊं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट थीटा है तो थीटा की जगह थीटा ही रखूंगा, तो ये तो वही आ जाएगा माइनस कॉस थीटा पूरा। अपर लिमिट हो गई माइनस। अब यहाँ लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट 90 है तो थीटा की जगह 90 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? माइनस कॉस 90। स्टेप क्लियर है भैया? बोलो। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग रहे हैं यहां पर, सिंपल, अब कुछ बचा नहीं है। तो u बराबर पीई माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, कॉस 90 कितना होता है मालूम है आपको? टिंडे होता है 1। क्या कर रही हो मनोरमा? कॉस 90 0 होता है, 0। कॉस 90 0 ना कटा दी नहीं तो भगवान के। मनोरमा बायो है मैथ्स है? मैथ्स है बायो है? मैथ्स है ये, हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स, राइट? क्लियर? हायर ही चलो यार तो कोई नहीं, हो जाता है। तो माइनस कॉस थीटा प्लस 0, तो माइनस कॉस थीटा हुआ, माइनस कॉस थीटा का पीई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या पाऊंगा? क्या पाऊंगा? तो ये साडा हो जाएगा u बराबर माइनस कॉस थीटा का पीई से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स माइनस पीई कॉस थीटा। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए आप लोग? दिखाई दे रहा है आपको? रिफ्लेक्शन तो शो नहीं हो रहा? चलो, अब किसी पट्टे ने मुझसे जो कहा कि फलाने जय वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में। तो भैया सब पढ़ा चुका हूं, रोज खूब पढ़ाया मैंने। चैप्टर 1 महीना भर में खत्म करा हुआ है, आधे से ज्यादा 11th पढ़ा होगा मैंने। समझ में आ रही है बात? तो आपको सब बता चुका हूं मैं। आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, बताया था। और साथ में ये भी लिखाया था कि इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, बताया था ना स्केलर प्रोडक्ट। तो बताओ जब ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं तो पीई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सीन क्लियर है बॉस? बोलो भैया। अच्छा, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लगा दिया, या यू आ रहा है तो यू लिख दिया। अब सुनो, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को आप लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर जो क्वांटिटी मिल रही है वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी? स्केलर होगी। तो जाके चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं, ठीक है। आप महान बच्चे हैं, धन्य बच्चे हैं। ये मैंने इसे लिख दिया बेटा वेक्टर फॉर्म में। क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक आप सबको क्लियर है बबुआ? बोलो भैया, सबको क्लियर है यहां तक? काउए को परेशानी हो तो बताए, और ना ने तो फिर सुने, और सुने ध्यान से। क्लियर? रेडी पे रेडी है, धप्पा बोले वो नहीं, ध्यान से सुने। मैंने ताजा ताजा पढ़ा। वैसे तो ये डेरिवेशन यही खत्म हो गया। वेक्टर फॉर्म में पूछे तो लिखना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ कंडीशंस पूछे तो करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, यही खत्म हो गया ये, ठीक है। पर सुन लें, ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर इस फॉर्मूले में मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखूंगा तो देखो जरा क्या आएगा, u बराबर माइनस पीई कॉस 0, यही तो आएगा। बोलो आएगा नहीं? कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई माइनस पीई से करूंगा तो u बराबर साडा आएगा माइनस पीई। ओहो, आहा, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में मैं थीटा बराबर 90 डिग्री रखूंगा तो u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा की जगह 90 रखूंगा। बोलो भैया, कॉस 90 कितना होता है मनोरमा? कितना होता है कॉस 90? 0। और 0 का मल्टीप्लाई पीई से करूंगा तो कितना आएगा? 0।
जीरो के बगल देखो कितने भी बड़ो सेंस आप बैठो रहे, जीरो ने आए नो को की ना सुनी, वो तो सबको जीरो कर देता है, सही है कि नहीं? तो u बराबर हमारा आ जाएगा जीरो, कब? थीटा बराबर 90 डिग्री है तब। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखें, u बराबर माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। यो गाइस बोलो, है ना? तो अगर थीटा में यहाँ पर 180 डिग्री रखूंगा तो cos 180 माइनस 1 होता है, मैंने बताया भी था पहले, मैंने बोला याद रखना, इसको बहुत काम आएगा। cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का माइनस पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स पी। ठीक है, समझ में आई बात? ये सारी कहानी समझ में आई? अब जरा इन तीन चीजों पर फोकस करिए, इस पे और इस पे, और इन तीनों को देख के मुझे बताइए, क्लियर, कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर आपको लगता है मिनिमम वैल्यू इधर वाली है तो ऐसे याद कर दो, अगर आपको लगता है मिनिमम वैल्यू इधर वाली है तो ऐसे याद कर दो, और अगर आपको लगता है मिनिमम वैल्यू बीच वाली है तो ऐसे याद कर दो। बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी वाली है? रामू हाथ नहीं करे वो लाला रे, कर ले यार, है? तो ये वैल्यू देखो, ये जीरो है, ये पीई है, और ये माइनस पीई है, तो मुझे दिख रही है ये वैल्यू मिनिमम है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए मैंने सफिक्स में मिनिमम लिख दिया। ठीक है, मैक्सिमम कौन सी है? मैक्सिमम इज दिस वाली, बोलो भैया। तो ये क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो दिस इज मैक्सिमम। मैंने अभी बताया था अगर किसी बच्चे के अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा स्टेबल पोजीशन में है या अनस्टेबल पोजीशन में? अनस्टेबल पोजीशन में होता है। यानी अगर किसी डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो डायपोल कौन सी पोजीशन में होगा? अनस्टेबल पोजीशन में होगा। वो डायपोल कौन सी पोजीशन में होगा? अनस्टेबल पोजीशन में होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कौन सी पोजीशन में होगा? अनस्टेबल पोजीशन में होगा। क्लियर? अच्छा, और जब एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। यहां पर डायपोल की जो एनर्जी आ रही है वो मिनिमम आ रही है, यानी यहां पर डायपोल स्टेबल पोजीशन में होगा। क्लियर है? क्लियर? ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, या स्टेबल पोजीशन, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? अच्छा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है, और कितने डिग्री के एंगल पे आ रही है? 90 डिग्री के एंगल पे। और कमबख्त जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखा रहता है तो उस पोजीशन को आप कौन सी पोजीशन बोलते हो? स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हो। यानी ये जो पोजीशन है दैट इज स्टैंडर्ड पोजीशन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो बबुआ, क्लियर है? कर पाओगे? पक्का? तो अच्छे से देख लो इसे फटाफट नोट्सों में।